तो स्टार्ट कैसे होता है? पहले कौन सा एग्ज़ाम होता है सबसे? तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको डीजीसीए से कंप्यूटर नंबर इशू कराना है। कंप्यूटर नंबर का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। डीजीसीए की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको फिल करके डीजीसीए को सबमिट कर दीजिए। आपका कंप्यूटर नंबर इशू हो जाएगा। कंप्यूटर नंबर इशू होने का मतलब है कि अब आप एलिजिबल हैं डीजीसीए के एग्ज़ाम्स देने के लिए, जो पायलट बनने के लिए देने पड़ते हैं। तो पीपीएल जो है सो वो ग्रेजुएशन करना मस्ट है या सिर्फ 10th-12th वैसा कुछ भी करके हम स्टार्ट कर सकता है कोई स्टूडेंट? अगर आप पीपीएल परस्यू करना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, 16 ईयर्स जो है बेसिकली वो एज रिक्वायर्ड होती है पीपीएल के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट लाइसेंस की बात कर रहे थे, जो कि है सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ठीक है। और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। 12th मैंडेटरी है सीपीएल करने के लिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट हैं, वो क्लियर होने चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट जब आपकी पूरी हो जाती है, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होता है सीपीएल का लाइसेंस इशू कराने के वक्त। प्राइमरली 5 एग्जाम्स होते हैं जो हमको देने होते हैं अगर हमको सीपीएल का कोर्स करना है। तो उसमें एक आपका एयर नेविगेशन होता है, एयर रेगुलेशन होता है, एविएशन मीट्रोलॉजी होता है, एयरक्राफ्ट टेक्निकल होता है, और एक आरटीआर का एग्ज़ाम होता है जो कम्युनिकेशन के लिए होता है। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम और होता है जिसको हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिक बोलते हैं। बेसिकली वो टेक्निकल एग्ज़ाम का ही पार्ट बी होता है। आप जो भी प्लेन पे, जिस भी एयरक्राफ्ट पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे इंडिया में अभी जो फेमस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, सेस्ना 152, सेस्ना 172, टेकनैम, तो जिस भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उसका आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और साथ ही साथ आपका एक मेडिकल का प्रोसेस चलता है, क्योंकि पायलट के लिए क्लास 1 मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लास 1 से मेरा मतलब क्या है कि जैसे डीजीसीए के कुछ डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स होते हैं, पहले आप वहाँ पर जाते हैं, अपना क्लास 2 मेडिकल कराते हैं। अच्छा, क्लास 2 मेडिकल कराने के बाद वो आपकी मेडिकल फाइल, जिसको हम लोग पीएमआर भी बोलते हैं, वो डीजीसीए में सबमिट कर दी जाती है। पीएमआरबी क्या होता है? पीएमआर इज बेसिकली प्री मेडिकल रिपोर्ट। तो डॉक्टर्स के थ्रू वो आपका डीजीसीए में सबमिट कर दिया जाता है। उसके बेसिस पे डीजीसीए आपको एक मेडिकल असेसमेंट इशू करता है। उस मेडिकल असेसमेंट के बेस पे आपको क्लास 1 मेडिकल के लिए अप्लाई करना होता है। वो जनरली एयरफोर्स एंड आर्मी स्टेशंस जो होते हैं, मेडिकल जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर होता है वो। और कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी अप्रूव्ड हैं क्लास 1 मेडिकल करने के लिए। हुँ, तो जब आप ये पूरा लगभग इंडिया में 6 से लेकर 12 महीने तक का प्रोसेस है, तो ये पैरेलली आप कर सकते हैं। कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया, आपने मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ आपको ग्राउंड स्कूल में एडमिशन लेना होता है अपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसा फ्लैप वन में हम बच्चों को ग्राउंड स्कूल की तैयारी कराते हैं, तो बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको पूरा प्रोसेस थ्री प्रोसेस एक साथ गाइड करते हैं कि कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस भी उसी समय इनिशिएट करते हैं। पहले मेडिकल क्लास 2 करा लेते हैं, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड किसी के साथ कोई मेडिकल इशू है तो वो पहले ही हाईलाइट हो जाए, बिकॉज ये एक बहुत कॉस्टली कोर्स है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट का मेडिकल वाला क्लास 2, जनरली क्लास 2 अगर बच्चे का क्लियर होता है तो क्लास 1 में चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि क्लास 2 में बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं और बहुत से मिथ्स होते हैं बच्चों को, तो वो भी मेडिकल में दूर हो जाते हैं। कुछ बच्चे का, एक बच्चा मेरे पास आया, मैं काउंसलिंग कर रहा था उनकी एडमिशन के रिगार्डिंग, तो ही सेड कि सर मेरे को 6th में ना बोन फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, तो क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? कुछ बच्चों को होता है कि मैं ग्लास यूज़ करता हूँ, तो क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि हमारी हाइट कम है, पायलट्स की हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल मिथ्स हैं। आंसर भी बता ही दीजिए आप। हाँ, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका विद ग्लास भी 6x6 विज़न है, तो आप पायलट बन सकते हैं। कमर्शियल फ्लाइंग में हाइट का कोई रोल नहीं है। हाइट कुछ भी हो, आप पायलट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। फिर बच्चों का हम ग्राउंड स्कूल शुरू कराते हैं, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन शुरू कराते हैं। जब बच्चा 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लाइंग के लिए। तो फ्लाइंग के सबके अलग-अलग चॉइसेस होती हैं। कुछ बच्चे कन्वेंशनल वे जाना प्रेफ़र करते हैं। कन्वेंशनल वे से मेरा मतलब है कि वो चूज़ करना चाहते हैं कि उनको कहाँ फ्लाइंग करनी है। पहला फ़िल्टर तो ये है कि इंडिया के अंदर ही फ्लाइंग करनी है या अब्रॉड जाके फ्लाइंग करनी है। तो फ्लाइंग में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंडिया में ही फ्लाइंग करनी है। अच्छा, तो जनरली इंडिया में अभी जो रेशो है वो 60-40 का रेशो है। 60% बच्चा बाहर जाता है इंडिया से फ्लाइंग लेसन्स कंप्लीट करने के लिए, और 40% इंडिया में करता है, बिकॉज इंडिया में अभी 38 फ्लाइंग क्लब्स हैं और एक प्लेन पे करीब 9 से 10 पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि हम आने वाले टाइम में करीब 17,000 पायलट तो इंडिया को अगले 5 साल में चाहिए, जो कि हमने 100 साल के एविएशन में बनाए हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो इंडिया में भी जितने फ्लाइंग क्लब्स हैं जो फ्लाइंग कराते हैं, वो सब पैक्ड हो चुके हैं। एक एक फ्लाइंग क्लब के पास 100-100, 150-150 बच्चे हैं फ्लाइंग कराने के लिए 3 एयरक्राफ्ट पे। तो जो अगर बच्चा अपना जल्दी करना चाहता है सीपीएल, तो वो बाहर जाता है फ्लाइंग के लिए। तो बाहर में हमारे पास जैसे यूएस का ऑप्शन होता है, हम बच्चों को, हमारे टाई अप्स हैं यूएस में फ्लाइंग क्लब्स में, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है,
इंडिया में फ्लाइंग क्लब्स हैं, तो हम उनको वहाँ पे रिकमेंड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इसके बाद एक होता है कैडेट प्रोग्राम, जैसे इंडिगो जैसी एयरलाइंस हैं, जो मेजर एयरलाइंस हैं, वो अपना कैडेट प्रोग्राम निकालती हैं। कैडेट प्रोग्राम का मतलब ये है कि बच्चों का 12th जैसे क्लियर हुआ, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिसको हम कैडेट टेस्ट बोलते हैं। उसमें वो बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्रेनिंग सारा का सारा वो अपने अकॉर्डिंग फिर कराते हैं। तो बच्चे को कैडेट में जाना है या कन्वेंशनल सीपीएल करना है, वो बच्चा चूज़ करता है। उसके बेसिस पे वो फ्लाइंग कंप्लीट करता है। फ्लाइंग कंप्लीट करने के बाद बच्चा वापस आता है, अगर वो इंडिया से फ्लाइंग कर रहा है तो कन्वर्जन फ्लाइंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आप फ्लाइंग करके आए हैं, फॉरेन सीपीएल आपके पास है, तो फॉरेन सीपीएल लेने के बाद आप जब इंडिया आते हैं तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन फ्लाइंग 2 या 3 घंटे के आसपास की आपको करनी होती है, तो आपको इंडियन सीपीएल भी हो जाता है। अब आपके पास 2 सीपीएल है, या जैसे आप यूएस गए थे फ्लाइंग करने के लिए, तो आपके पास यूएस का सीपीएल भी है और इंडिया का सीपीएल भी है। ये आगे जाके बेनिफिट भी मिलता है इस चीज़ का। ये जो 5 एग्ज़ाम की बात की आपने फ्लाइंग स्टार्ट करने से पहले, हुँ। ये क्या काफ़ी टफ एग्ज़ाम होते हैं? कैसे होते हैं ये? सी टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ोकस ज़रूरी हुई। क्या-क्या चीज़ों का होता है वो एग्ज़ाम्स? बेसिकली जैसे मैं एयर रेगुलेशन की बात करूँ, तो एयर रेगुलेशन में इंडियन एयर जो भी लॉज हैं, जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो कुछ लॉज हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, रेड लाइट पर रुकना है, फॉर एग्जांपल बेसिक्स मैंने बताया। तो इसी तरीके से एयर में भी अपने बहुत सारे लॉज होते हैं। तो एयर रेगुलेशन जो सब्जेक्ट है वो एयर लॉज के अराउंड है। देन आता है नेविगेशन। नेविगेशन में आप बेसिकली नेविगेट कैसे करेंगे, अर्थ किस शेप का है, नॉट्स जैसे हम लोग नीचे किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, एयर में वो नॉट्स में होता है। इस सारी चीज़ों के अराउंड नेविगेशन का सब्जेक्ट है। देन आपका मीटरोलॉजी होता है जो हमारे वेदर से रिलेटेड है। रेन में क्या इफेक्ट आएगा, क्या-क्या टर्म्स होती हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर, क्यूएनई, क्यूएनएच, बहुत सारी मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं। तो उसके अराउंड, वेदर के अराउंड सारी की सारी स्टडी मीटरोलॉजी में होती है। देन फिर टेक्निकल आता है। टेक्निकल इज़ बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। अब एयरक्राफ्ट एक उड़ता है तो वो क्यों उड़ जाता है, उसके पीछे क्या फोर्सेस होती हैं जो वो उड़ाती हैं। जैसे हमारी मेजर फोर्सेस अपनी लिफ्ट, ड्रैग, वेट, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन जो स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट का, जैसे विंग हो गया, जैसे फ्यूजेलाज हो गया, जो बॉडी होती है बेसिकली, उसके अराउंड सारी स्टडी होती है। तो बेसिकली टेक्निकल पार्ट एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट किन चीज़ों से बना हुआ है, टर्बुलेंस क्यों होती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल सब्जेक्ट में आती हैं। टेक्निकल का सेकंड पार्ट में आपको एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे सेस्ना 172 पे आप फ्लाई कर रहे हो, तो सेस्ना 172 से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितने लीटर का फ्यूल टैंक है, प्रोपेलर किस साइज़ का है, कितने इंजन हैं, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, ऑयल कैपेसिटी क्या है, तो वो सारा एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक हो गया। और उसके बाद आरटी आता है। आरटी बेसिकली आपको अनेबल करता है एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, आप एयरक्राफ्ट और ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो आरटी एक, आप कह सकते हो, एक लैंग्वेज है, एविएशन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में टावर और एयरक्राफ्ट आपस में बात करते हैं या एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट आपस में बात करते हैं। तो उसका एक अलग से एग्ज़ाम होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट एविएशन में हम लोग कराते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो है सो कौन कराता है? कोई बोर्ड है इसके लिए अलग से? ये एग्ज़ाम डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये कंडक्ट करते हैं। इनका एक अलग से विंग है जिसको हम सीईओ बोलते हैं, सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये डीजीसी का एक विंग है, वहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है।